नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज एक बड़ी ही गर्मा गर्म मुद्दे पर बहस होने वाली है। न सिर्फ ये मुद्दा बड़ा राजनीतिक तौर पर संवेदनशील है, बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह हमको चिंताओं में डाल देने वाला है कि क्या हमारा देश का भविष्य किस ओर जा रहा है, किस तरह से जो है ये काम कर रहा है। बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। इस समय कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है, मैं सीधा उसी पर बात कर रहा हूँ। हालांकि अगर अब तक आप लोगों ने आईएएस मार्गदर्शक चैनल को लाइक नहीं किया हुआ है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसे तुरंत करें। इस पर मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे वैल्यू एडेड स्टडीज़ मटेरियल्स में डालने की कोशिश करता हूँ। वैल्यू एडेड स्टडीज़ मटेरियल्स का मतलब क्या है कि आप जो मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हो उसके अलावा कुछ ऐसे बिंदु जो सामान्यतः आपकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं या जिन पर उतनी अधिक चर्चा नहीं मिलती है, तो उनको जो है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ में ही जीएस के बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने इस पर बात कर रखी है। बहुत सारे जो है आपको सीरियस और बहुत डिटेल्ड कंटेंट्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ पर मिलेगा। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वह है हिजाब, राष्ट्रगीत और सर्वोच्च न्यायालय। इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं क्योंकि ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। इसको लेकर के कई तरह की बातें होती हैं, तो उन बातों में कितनी सार्थकता है, कितनी सच्चाई है और किस तरह से इसे यूपीएससी के चश्मे से देखा जाना चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आज कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है उसे हम सभी लोग देख रहे हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति वस्तुतः बड़ी चिंतनीय है। खासतौर से जो छात्राएं हैं, एक तरफ जो है वह राजनीतिक प्रेरणा से उनको जो है हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है धार्मिक प्रेरणा से उनके मन मस्तिष्क में हिजाब पहनना जरूरी है। इसके पहले कि मैं ये स्पष्ट कर दूं कि व्यक्तिगत तौर पर मेरी क्या धारणा है, तो मैं बहुत स्पष्ट हूं कि अगर हिजाब पहनने को मजबूर करोगे किसी को या घूंघट ओढ़ने को मजबूर करोगे किसी को, तो मैं हिजाब और घूंघट के खिलाफ हूं। लेकिन तुम जबरदस्ती किसी का हिजाब या घूंघट नोचने की कोशिश करोगे तो फिर मैं उसके साथ हूं। यह अंतःकरण के ऐसे विषय हैं जिन पर कि उसी ढंग से बात होनी चाहिए। और ये वस्तुतः हमारे छात्रों को समझा दिया जाता है, हमारे युवा मन में बैठा दिया गया। मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां पर मुसलमान अपने बच्चों को सिखा रहा है, या इस्लाम में कुछ रेडिकल्स हैं, सभी मुसलमानों को नहीं कहना चाहिए, तो रेडिकल्स हैं जो ये अपने बच्चों को ही सिखा रहे हैं कि हमारा इस्लाम खतरे में है और हमें जिहाद करना होगा, और इसके तहत वो अपने ही बच्चों के जो है दुश्मन बन जाते हैं। ये तमाम जो है नेट से ली गई हुई कार्टून्स हैं, तस्वीरें हैं। उसी तरह से दूसरी तरफ जो है वो हिंदू रेडिकल्स जो है वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व तो खतरे में और हमें राम को बचाना होगा। तो दोनों ही अपने ही धर्म का नुकसान कर रहे हैं, वो किसी और का नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या छात्रों की पोशाक पहनने की पसंद उनकी वास्तविक कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक आस्था से निकलती है? जिस प्रश्न पर हम विचार करेंगे, द हिंदू का मैं शुक्रगुजार हूं कि मैं उनके जो है मुद्दों को लेने की कोशिश करता हूं। तो क्या छात्रों की जो पोशाक पहनने की पसंद है कि वह कौन सी ड्रेस पहनेंगे, ये कहां से निकलती है? तो क्या यह उनकी जो है धार्मिक आस्था से वास्तविक रूप से निकलती है? क्या उनके धर्म में जो इसको कर्तव्य माना गया है, यह वहां से है? और कर्नाटक में जो हिजाब का जो है मुद्दा है वो यही है कि क्या यह जो है, जो बच्चे आज की तारीख में हिजाब पहनने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं या जो भगवा लहराने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या छात्रों का कॉलेज में ड्रेस पहनने का जो निर्णय है उनके वास्तविक और कर्तव्यनिष्ठ धार्मिक विश्वास से उत्पन्न होता है? क्या यह उनके यहाँ जरूरी है? क्या यह उनके विश्वास से जुड़ा हुआ इतना गंभीर मुद्दा है? और इसको लेकर के क्या इतना बड़ा जो है राजनीतिक विवाद पैदा होना चाहिए था? क्या इसमें देश जो है हमको गंभीरता में डालना चाहिए था, देश को इतने बड़े खतरे में डालना चाहिए था? यहाँ पर मैं पहले आपको जो है केरल हाईकोर्ट के जो है दो जजमेंट रहे हैं, केरल हाई कोर्ट के जो है, मैं आपको दो जजमेंट की तरफ ले जाना चाहता हूं। एक जजमेंट जो है वो आया था 2016 में, और दूसरा जो जजमेंट आया था वो 2018 में आया था। मैं यहां पर थोड़ा सा एक काम और कर सकता हूं, और वो ये है कि मैं यहां पर आपको जो है पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, जिसकी वजह से ये चीज़ जो है थोड़ा और बेहतर बन जाएगी, ताकि मैं जो लिख रहा हूं वो भी आपको दिखाई दे। थोड़ा सा सेटिंग में पहले केवल जो है
पीपीटी पर कर रहा था, लेकिन अब दोनों तरफ कर लेता हूँ। तो चलिए, आई थिंक दैट एवरीथिंग शुड बी क्लियर। तो अब यहीं पर हम आ जाते कि जो हमारा विवाद था कि 2016 में और 2018 में, 2016 में जो आया था उसे अहमना बाशीर या बशीर, अहमना बशीर बनाम केरल स्टेट का जो है हमारा ये मुद्दा है, केरल स्टेट का मुद्दा है 2016 में। और इस वाद में केरला हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था, ये हुआ क्या था कि जो एआईपीएमटी की परीक्षा थी, एआईपीएमटी की परीक्षा में हिजाब पहनने पर रोक लगा दिया गया था। मैं एक चीज और भी आप लोग से कहूंगा कि आप इसे नेट से सर्च कर लीजिएगा, और ये आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि हिजाब, नकाब और बुर्का ये सब अलग अलग चीजें हैं। बुर्का जो होता है वो पूरे शरीर को ढक देता है, नकाब जो है पूरे चेहरे को ढकता है, जबकि हिजाब जो होता है वो केवल सर को ढकता है। हालांकि इसके अलावा भी हिजाब और नकाब के जो है कई सारे रूप हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये क्या है, ये केवल सर ढकता है। ये एक तरह से घूंघट जैसा ही है। नकाब वो घूंघट है जो बिल्कुल चेहरे को ढक देता है, और बुर्का वो है जो पूरे शरीर को ढक देता है। आप लोग इसे जरूर देखिएगा। और इस्लाम में, कुरान में जहां तक मुझे समझ में आती है, कुरान मैंने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, मुझे ऐसे आयतें वगैरह तो उसकी याद नहीं रहती, जैसे वेद पढ़ा है लेकिन श्लोक नहीं याद है, तो वैसे आयतें तो नहीं याद है। लेकिन हिजाब में ये सिर्फ कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर जब आप जाएं, सार्वजनिक स्थल पर जाएं तो आप अपना सर ढक लें। औरतों के लिए मैंडेटरी बनाया गया है। तो ये एआईपीएमटी के एग्जाम में हिजाब पर रोक लगाई गई। तो अहमना बशीर ने जो है इसको चैलेंज किया था, दो लड़कियों का मुद्दा था, और केरला हाईकोर्ट ने कहा कि आप हिजाब पहनिए, हिजाब पहनने की इजाजत दे दी गई, और हिजाब पहनकर के जो है उन्हें एग्जाम देने की इजाजत दी। लेकिन 2018 का जो केस है, 2018 का केस जो है वो फातिमा तस्नीम बनाम फिर केरल राज्य का ही केस है। और यहां पर केरला हाईकोर्ट ने कहा, बहुत जो है स्पष्ट शब्दों में केरला हाईकोर्ट कहता है कि किसी, हालांकि ये सिंगल जजेस की बेंच है इसलिए इन्हें कोई मापदंड नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जजमेंट है, आपके एग्जाम्स में आंसर राइटिंग में काम आएंगे। तो यहां पर कहते हैं कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को, किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों पर तरजीह दी जानी चाहिए, तरजीह दी जानी चाहिए, यानी वरीयता देना चाहिए। यानी कि व्यक्ति की अपनी पसंद की ड्रेस, एक स्टूडेंट की अपनी पसंद की ड्रेस, और जो यूनिवर्सिटी की पसंद की ड्रेस है या उसका जो ड्रेस कोड है, उसमें यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की ड्रेस कोड को जो है ज्यादा प्रीफर करना चाहिए, ना कि बच्चे की। लेकिन याद रखिएगा कि सिंगल जजेस की ये बेंचेस हैं, इसलिए इनके फैसले केवल उन्हीं केसेस तक ही सीमित होंगे। यह फैसले जो है ये किसी मापदंड को तैयार नहीं करते हैं। अगर मापदंड के बारे में मैं बात करूं तो हमें यहां पर बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से जो केस हमारे सामने जो है हमको दिखाई देता है, वह जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो करीबन 36 साल पुराना है। 1986 में यह जजमेंट आया हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है, अनुच्छेद 25 धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने, दोनों चीज की बात कही है। धर्म के अनुसार आचरण करने की भी स्वतंत्रता देता है। संस्थानों में बच्चों द्वारा उनके ईमानदार विश्वास और दृढ़ विश्वास के आधार पर
उनके द्वारा किए गए कार्य या किसी कार्य को वो नहीं करते हैं, किसी कृत्य, आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या अकृत्य, यानी कि कोई काम करे या किसी काम को करने से वो अपने आप को रोकते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मजहब, हमारा धर्म, हमारा रिलीजन इसको रोकता है। तो ये कहते हैं कि ये अनुच्छेद 25 किसी काम को करने की भी इजाजत देता है और किसी काम से न करने की भी जो है उनको इजाजत देता है। अगर इस जजमेंट को थोड़ा सा और रोशनी में जाकर के हम पढ़े कि ये जजमेंट था क्या, तो ये जजमेंट जो है वो बीजो इमैनुअल बनाम और अन्य बनाम केरल राज्य में, यानी कि इस तरह की चीजें केरल राज्य में खूब होती हैं। 1986 के अपने फैसले में उन्होंने कहा था कि ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है जिसे जेहोवा विटनेसेस संप्रदाय के रूप में जानते हैं। ये इस्लाम धर्म में जो है ये मानता है कि इस्लाम धर्म का दर्शन, वो इस्लामी क्रिश्चियनिटी का जो दर्शन है वो ट्रिनिटी का दर्शन है कि तीन है, ईश्वर है, जगत है, ईश्वर का पुत्र है। लेकिन ये कहते हैं कि ट्रिनिटी नहीं, केवल एक ईश्वर है, ये एक ईश्वर में जो है विश्वास करते हैं। तो ये क्रिश्चियनिटी के मूल जो विचारधारा है उनसे थोड़ा सा अलग मानते हैं। आप लोग कभी चाहिए तो इसे नेट पर सर्च करिएगा। तो ईसाई धर्म का जो एक संप्रदाय है उससे संबंधित 3 बच्चों को उनकी स्कूल की प्रधानाध्यापिका जो है, जो हेड मिस्ट्रेस हो रही होंगी, उनके द्वारा राष्ट्रगान नहीं गाने पर उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम उसके सम्मान में खड़े हो जाएंगे लेकिन हम गाएंगे नहीं। तो इसके लिए जो प्रिंसिपल थी, एक तरह से आप लोग कह लीजिए कि ये प्रिंसिपल नहीं होंगे, और प्रिंसिपल ने क्या किया कि इनको जो है स्कूल से निकाल दिया कि आप जो है अगर राष्ट्रगान में नहीं गाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये 1986 का है। तब हमारे समाज का उतना जो है कट्टर नहीं था जितना कि ये आज की तारीख में हो गया। हमारा समाज आगे जाने के बजाय हमारा समाज पीछे जा रहा है। समाज समय के साथ उदार होना चाहिए, लेकिन हमारा समाज समय के साथ अनुदार हो रहा है, कट्टर होता चला जा रहा है। तो इसमें इन बच्चों ने जो है, ये अगर आप यहां पर देखिएगा तो इन बच्चों ने जो है, ये जो बीजो इमैनुअल और अन्य 2 बच्चे थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्कूल के डिसीजन को, उनके निष्कासन को जो है अदालत में चुनौती दी और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19(1) और 25 के जरिए जो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए वो अदालत में आए हैं और वो राष्ट्रगान नहीं गाना चाहते हैं। तो ये अनुच्छेद 19(1) के तहत उनकी जो है अभिव्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और अनुच्छेद 25 के तहत वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो कैसा आचरण करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि स्कूल के द्वारा उनको निकाला जाना उनके इन अधिकारों का जो है उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है, ये बड़ी लंबी बहस चली और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो है बच्चों के पक्ष में दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों का जो निष्कासन है वह उनके अनुच्छेद 25 में जो अंतर आत्मा के आधार पर धर्म को चुनने, मानने या उनका जो धार्मिक विश्वास है उनके अनुसार कार्य करने की जो उनकी इजाजत है उस पर यह चोट करता है। तो अनुच्छेद 25 को इस मसले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह दी। सिर्फ तरजीह ही नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह भी कहता है कि अनुच्छेद 25 का वायलेशन कब होना चाहिए, कब आप अनुच्छेद 25 को सीमित कर सकते हैं। कोई भी मौलिक अधिकार अपने आप में असीमित नहीं है, हर मौलिक अधिकार जो है कुछ युक्तियुक्त निर्बंधनों के अंतर्गत है। तो इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 में लगाए गए वह कौन से निर्बंधन है कि जब आप अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने के समान अधिकार का उल्लंघन करते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 19(1) में भी 1(a) में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो अभिव्यक्ति का जो है उनको अधिकार दिया गया है, उसको अनुच्छेद मूल रूप से 2 में युक्तियुक्त निर्बंधन की, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की चर्चा की गई है, युक्तियुक्त निर्बंधन की चर्चा की गई है। मुझे पता है कि ये बातें जो है जिन लोगों ने पॉलिटी बेसिक रूप से पढ़ी होगी उनकी समझ में आएगी। अगर आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो IAS मार्गदर्शक चैनल पर ही आप प्लेलिस्ट में जाइए मेरे, और बहुत डिटेल में इन अधिकारों पर मैंने चर्चा की है। मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। लक्ष्मीकांत वगैरह की बुक में जितना कुछ मटेरियल दिया उससे कई गुना ज्यादा आपको मजा आएगा। तो ये कहते हैं कि बच्चों
जो फैसला सुनाया उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कब आप जो है रोक लगाइए, तो ये कहते हैं कि अनुच्छेद 25 में ही यह रोक दी गई है। जहां अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वहीं पर यह भी कहा गया है कि धर्म की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है अगर वह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अगर कोई जो है प्रतिबंध लगाया जाता है तो वह प्रतिबंध मान्य होगा। अब हिजाब वाले केस में देखिए कि क्या हिजाब वाला जो प्रतिबंध है वह सार्वजनिक व्यवस्था को किसी तरह से, अगर कोई हिजाब पहन करके निकलता है तो क्या सार्वजनिक व्यवस्था को कोई चुनौती देती है? और युक्ति युक्त होना चाहिए, नहीं कि सरकार ने कानून बना दिया तो मान लिया जाना चाहिए। अगर सरकार ने कानून बनाया और उसको मान लिया आपने चुपचाप, तब तो आप एक तरह के जो है लोकतांत्रिक देश में नहीं है, तब तो आप तानाशाही देश में। सरकार के फैसलों को चुनौती दी जानी चाहिए, यही तो नागरिक होने का मतलब है। क्या वह नैतिकता के विरुद्ध है? क्या वह स्वास्थ्य के विरुद्ध है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस तरह का जो प्रतिबंध लगाया जाता है वो मान्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या किसी अन्य मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? जैसे कि दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अनुच्छेद 25 में आपको दिवाली पर पटाखे फोड़ने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 की अगर मैं बात करूं तो आपको कहता है कि दिवाली पर पटाखे छोड़ लीजिए आप। लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 21 ये कहता है कि जीवन की स्वतंत्रता आपके पास है और जीवन की स्वतंत्रता में पर्यावरण की जो है स्वच्छ पर्यावरण भी आपका मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 के संदर्भ में अनुच्छेद 25 पर जो है कुछ प्रतिबंध आरोपित किए गए। यह भी याद रखा जाना चाहिए कि दिवाली में पटाखे छोड़ा जाना हिंदू धर्म का मौलिक नियम नहीं है, यह हमारे व्यवहार आचरण का मौलिक नियम नहीं है। इस पर काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, मैंने भी अपनी क्लासेज में इस पर चर्चा की है, तो मैं उस पर आज नहीं जा रहा हूं। अगर आपने वो चर्चा नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, भारतीय राज्य व्यवस्था खोजिए, बाइलिंगुअल है, वहां पर अनुच्छेद 21 में जाइए, बहुत विस्तार से चर्चा किया है। तो ये कहते हैं कि किसी अन्य मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। इसी तरह से अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि अपने जो है धार्मिक विश्वास के तहत वो फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाना चाहते हैं, तो कहते हैं कि ये भी हम रोक देंगे क्योंकि यह अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 21 को हर बार अनुच्छेद 25 पर जो है वरीयता दी ही दी जाएगी। संथारा जैसी जो जैन धर्म की परंपराएं हैं वहां पर यह कहा गया है कि आप जो है संथारा का प्रयोग करके आप नृत्य को प्राप्त हो सकते हैं और वहां पर अनुच्छेद 25 को वरीयता दी गई है। तो ऐसा नहीं कि अनुच्छेद 21 को हर बार अनुच्छेद 25 पर वरीयता दे देंगे, यह हमेशा युक्तियुक्त तरीके से, तार्किक तरीके से देखा जाएगा और यह बात सुप्रीम कोर्ट और समाज की डिबेट दोनों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये दो स्टैंडर्ड हो गए कि कब रोक लग सकती है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। मेंस में आप इसको पक्का पक्का ले जाइएगा, प्रीलिम्स में भी ये आ सकता है। तीसरा, कि कोई अन्य सरकार कानून बना दे और सरकार कानून बना करके आर्थिक या वित्तीय, राजनीतिक या धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए, उसको विनियमित करने के लिए कोई कानून अगर बनाती है और उस कानून के जरिए, और ये ऐसा कानून हो जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ा हो या सामाजिक कल्याण और सुधार प्रदान करने के लिए हो, तो भी अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता पर रोक लगाया जा सकता है। तो ये आपको समझना चाहिए कि क्या यह जो कानून है वह सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए है। तो अगर ये 3 स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो सुझाए हैं, अगर ये तीनों स्टैंडर्ड पर कोई पैमाना खरा उतरता है, कोई कानून खरा उतरता है, तभी आप रोक लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। लेकिन जो हिजाब वाला है पक्ष है वो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहा है। अगर आप इसको उठा करके देखिए, आप कभी भी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया की डिबेट में मत जाइए, टीवी की डिबेट पे मत जाइए। जब भी आपको कोई कंट्रोवर्शियल इश्यूज लगे आप मुझसे बात करिए, मैं आपको वैधानिक और संवैधानिक महत्व उसका समझाऊंगा। कर्नाटक का नाटक कहां से शुरू होता है? कर्नाटक का नाटक जो है 5 फरवरी के उस आदेश से शुरू होता है जब राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को, कॉलेज का जो डेवलपमेंट बोर्ड है, जो विकास बोर्ड है,
उसने ड्रेस कोड का पालन करने का निर्देश दिया और ड्रेस कोड में कहा कि सभी बच्चे जो है ड्रेस कोड का पालन करें जो कॉलेजेस में है, और अगर ड्रेस कोड नहीं है, अगर किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी द्वारा ड्रेस कोड नहीं निर्धारित किया गया है, तो छात्र ऐसे ड्रेस कोड पहन सकते हैं जो समानता, अखंडता और कानून व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेगा। अब यहां पर यह समझिए कि जो लोग हिजाब के विरुद्ध में, हिजाब मतलब एक स्कार्फ, तो हिजाब क्या होगा? मैं इस चीज को मानता हूं कि अगर जो है आप पूरा बुर्का के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको चुनौती दी जानी चाहिए, लेकिन आप स्कूल का ड्रेस पहन करके सर को ढक लीजिए तो भी तो आपकी जो है ड्रेस कोड का जो है वायलेशन नहीं होता है। तो इसमें दोनों पक्ष कहीं ना कहीं गलत हैं। जो लोग हिजाब बुर्के का समर्थन कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं क्योंकि ड्रेस कोड का। लेकिन फिर दूसरी चीज, पूरे भारत में हम लोग 12वीं पास करने के बाद जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो खुश इसी बात के लिए होते कि चलो अब ड्रेस कोड का पालन नहीं करना होगा, बल्कि हम तो उस जमाने के पढ़े जब कक्षा 5 के बाद ही ड्रेस कोड खत्म हो गया, कक्षा 6 के बाद तो कभी ड्रेस कोड में हम लोग रहे ही नहीं। लेकिन अगर जहां तक पालन किया जाता है तो आप ये मानिए कि चाहे आप हिंदू या मुसलमान है, आपको ड्रेस कोड का पालन करना होगा, लेकिन स्कार्फ के आप ड्रेस पहनिए पूरा सफेद नीला जो भी तय किया गया, ऊपर से आप हिजाब पहन लीजिए तो आपका भी काम चल जाता। लेकिन बुर्का पहन करके जाना तो ड्रेस कोड का वायलेशन है, लेकिन उसके लिए जबरदस्ती इंप्लीमेंटेशन कराया जाना वो भी कहीं ना कहीं गलत है। और इस चीज को अदालत में चुनौती दी गई तो अदालत को निर्णय करने का वक्त दिया जाना चाहिए था। हिजाब और शिक्षा, मेरा प्रश्न यही है कि सवाल यह है कि क्या राज्य हस्तक्षेप कर सकता है? यदि कोई छात्र दूसरों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कॉलेज में हिजाब पहनता है, और हिजाब के साथ साथ मैं बुर्का को भी ले लेता हूं, यह हिजाब शब्द होता है एक्चुअल में, हिजाब पहनता है या बुर्का पहनता है, तो इससे दूसरा कैसे जो है नुकसान में आता? मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, और इस दृढ़ विश्वास के तहत कि यह उसके धार्मिक पालन और अभ्यास का हिस्सा है। अगर कोई यह मानता है तो यह यहां पर अनुच्छेद 25 का प्रश्न उठ जाता है, और अनुच्छेद 25 के प्रश्न में जो है आप फिर 1986 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर जाइए। यहां पर राज्य को यह भी विचार करना होगा कि क्या एक महिला की गरिमा और शिक्षा तक उसकी पहुंच के अधिकार को मात्र इस आधार पर आप प्रभावित होने देंगे, उसको रोक देंगे क्योंकि वह एक शैक्षणिक संस्थान के ड्रेस कोड को जो है पालन नहीं कर पा रहा है, और उसका पालन करने के लिए वह वस्तुतः अपने धार्मिक आस्थाओं द्वारा अभिप्रेरित है। आप ये मत भूलिए कि स्वयं संविधान भी इस तरह से सिखों को इजाजत देता है, तो क्या कल को जो है आप इसी आधार पर सिखों के खिलाफ भी बगावत करेंगे कि सिख भी मत पहने? तो ये समझना होगा हमें कि हमारा काम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम एजुकेशन देना है, और वैसे भी हम उस समय में हैं जहां पर कि हम फॉर्मल एजुकेशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये अभी भी अंग्रेजों के जमाने में जी रही है। अब आप ड्रेस कोड को लेकर के, मध्ययुगीन जो है मानसिकता को लेकर के चले जा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में आपको शिक्षा देना है, पहले आप यूनिवर्सिटी में शिक्षा की गुणवत्ता तय कीजिए। यूनिवर्सिटी में सरकारों को यह सोचना चाहिए कि प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी में जो है तमाम जो है फैसिलिटीज का अभाव है। आप बच्चे ये भूल जाते हैं कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को उनके जो है हॉस्टल में से घसीट घसीट करके मारा गया है। तो क्या एजुकेशन के नाम पर सिर्फ राजनीतिक गुंडागर्दी ही चलेगी? क्या राजनीतिक मनमानियां चलेंगी? या एजुकेशन में इस पर आप यूनिवर्सिटी में लगातार बहस कराइए, बुलाइए लोगों को और बहस करने दीजिए, वो ज्यादा बेहतर एक तरीका हो सकता था। इसके लिए नैतिकता कभी भी डंडे के दम पर आप स्थापित नहीं कर सकते। 1994 का भी ये कोर्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एसआर मुंबई का मामला है जिसमें 1994 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता बहुलवाद और समावेश की पहचान है। यानी कि अगर हमारी सोसाइटी जो है वो बहुलवादी है, विविधताओं से भरा हुआ है, वह समावेशी है, सबको इसमें जीने की इजाजत देता है, तो धार्मिक स्वतंत्रता इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 के एसआर मुंबई केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो है निर्धारित किया था? उन्होंने कहा था कि पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म
संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है, मूलभूत ढांचे का हिस्सा है या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इसलिए और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता है यह सामाजिक सद्भाव और विविधता को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह सुप्रीम कोर्ट एसआर बोम्बे केस में मानता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस माना जाता है। अगर आप पॉलिटी लॉ के स्टूडेंट हैं तो यह केस आपको जो जरूर रटा होगा जुबान पर। नेहरू भी यहां पर मैं कोट करना चाहूंगा कि नेहरू संविधान सभा में कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक आदर्श है किसी भी राज्य का। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना बहुसंख्यक समुदाय के विश्वास के लिए आवश्यक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य को बनाए रखना बहुसंख्यक समुदाय के लिए। हम पाकिस्तान का उदाहरण नहीं ले सकते। यह बड़ी मतलब हास्यास्पद स्थिति हो गई कि भारत में ज्यादातर लोग इस समय अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। नेहरू आगे कहते हैं कि यह सबसे बड़ा विश्वास का कार्य है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज को यह दिखाना होगा, सिद्ध करना होगा कि वो दूसरों के प्रति उदार, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। इस बात को अगर आप जाइएगा तो आपको लिंकन भी मिलेंगे, इस बात के लिए आपको रूसो भी मिलेंगे, इस बात के लिए आपको लॉक भी मिलेंगे, इस बात के लिए गांधी भी मिलेंगे, इस बात के लिए आपको अंबेडकर भी मिलेंगे और इस बात के लिए आपको अटल बिहारी वाजपेयी भी मिलेंगे। तो एक पूरा जो है हमारे समाज का जो आदर्श है वह बहुसंख्यक समाज का होना चाहिए। वह हमारे समाज का आदर्श बहुसंख्यक समाज के उस कर्तव्य की भावना का होना चाहिए कि वह सबके लिए उचित वातावरण का निर्धारण करे। और अल्पसंख्यक समाज की भी यह धारणा होनी चाहिए कि वह बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को नुकसान ना पहुंचाए। तो दोनों मिल करके अगर चलेंगे तो अच्छा है, एक दूसरे को चुनौती देते हुए नहीं चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस पूरे विवाद पर आप लोग के लिए ठीक ठाक राइटिंग मिली। अगर कोई भी प्रश्न आपका होता है, कोई भी कमेंट होता है, तो आप लोग निसंदेह कमेंट बॉक्स के जरिए करिएगा। आईएएस मार्गदर्शक चैनल पर मैं आशीष आप लोग के सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तत्पर हूं। तो अगली क्लास तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही अपने सपनों को पाने के लिए कर्तव्य चेतना पथ पर आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।